आज हम बात करेंगे एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से पहले एक भ्रम की। कल यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई। वहां सरकार ने यह साफ किया कि संविधान में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम ने संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन भी दिया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह आश्वासन की बात चुभ गई। मायावती ने कह दिया कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने यह भी मांग कर दी है कि सरकार को इस मामले को लेकर एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी स्थिति को साफ करना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी कंसल्टेशन कमेटी बनाए जाने की बात कह दी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले जरा वार पलटवार देखते हैं। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। एससी व एसटी वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग अपने आप को काफी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कैबिनेट का सुविचारित मत है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेयर ला के किसको फायदा देगी? लेयर का जो मुद्दा 7 जजेसों ने उठाया है, ये गंभीरता से सरकार के बारे में नहीं सोचे। रिजर्वेशन रहना चाहिए, उसके लिए हम लड़ेंगे। अब समय आ गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय आदि की नियुक्तियों में भी एससी व एसटी वर्गों के लिए पद आरक्षित किया जाए। अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं। अपनी तैयारी करें, इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं। पहले चुनाव के वक्त कभी संविधान को डराकर, कभी आरक्षण समाप्त हो जाएगा इस बात को डराकर, कोर्ट के ऊपर हम लोग एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसमें मुसलमानों को डराकर और अब बांग्लादेश के नाम पर डराकर सिर्फ डराने की राजनीति विपक्ष करता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन जिस पर सियासत जोरों पर है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि इस पर यानी कि आरक्षण पर भ्रम कौन फैला रहा है। और मायावती ने तो सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठाए ही, पूरे विपक्ष को भी आड़े हाथों ले लिया और सीधे ही आरोप लगा दिया कि दरअसल ये पूरी साजिश है उस आरक्षण की प्रक्रिया को खत्म करने की, जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। एक एक करके मैं परिचय आपसे करा दूं कौन कौन हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, सीधे मायावती का यह आरोप है कि आप दरअसल गुमराह तो आप लोग कर रहे हैं, आप उस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं जो आरक्षण की व्यवस्था है, क्योंकि उनका यह कहना है कि अगर ऐसा होता, आपकी मंशा क्लियर होती, तो कोर्ट में आप सही तरीके से पैरवी करते जब यह मामला सुना जा रहा था। यहां पर तो आपने वो पैरवी नहीं की। अब आप कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि यह व्यवस्था खत्म नहीं होगी। नहीं शिरीन जी, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप देखिए तो भारत के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी कब पहुंची है? तो अब पहुंची है। अति पिछड़ी जाति से प्रधानमंत्री कब बना है? तो अब बना है। ऐतिहासिक तौर पे सम्मान और प्रतिनिधित्व एससी एसटी ओबीसी को सरकार में कब मिला है? तो अब मिला है। तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक एससी एसटी के वर्डिक्ट का प्रश्न है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं,
जैसे ही ये वर्डिक्ट आया था उसी दिन से पार्टी हो सरकार हो लगातार इसका अध्ययन किया जा रहा था। और कल हमारे एससी और एसटी सांसद, जिसका जिक्र आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी किया, हमारे एससी एसटी सांसद गए, प्रधानमंत्री जी से मिले और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि जो संविधान का मूल स्वरूप है, जो ओरिजिनल स्पिरिट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे एससी एसटी वर्गों के लिए किसी प्रकार की क्रीमी लेयर की बात नहीं कही गई है, उसी प्रकार से हम बाबा साहेब के मूल संविधान में किसी प्रकार का कोई डायल्यूशन किसी सूरत में नहीं होने देंगे। ये लिखित है, ये प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चाहे जो हो, सरकार को जो करना पड़े सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और एससी एसटी समाज में किसी प्रकार का कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कतई लागू नहीं होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सतीश प्रकाश जी जो यहाँ पर कह रहे हैं गुरु प्रकाश कि ये तो सरकार स्पष्ट कर रही है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट सरकार ने कर दिया है कि जो संविधान के मुताबिक व्यवस्था है वही व्यवस्था रहेगी। इसे लेकर बाकायदा 200 दलित सांसदों से मिल भी चुके हैं, उन्हें भी आश्वस्त कर चुके हैं। फिर ये भ्रम फैला कौन रहा है? सवाल तो फिर पूछा जाएगा सभी से। नहीं, देखिए गुरु प्रकाश जी जो कह रहे हैं, मैंने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि गैर संवैधानिक क्या है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अगर ये चर्चा हो रही थी तो 16(4) में क्या कहता है? वहां शैक्षिक पिछड़ापन है, वहां सामाजिक पिछड़ापन है, वहां आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। ये बात मुझे मालूम है तो सरकार के पक्ष को या सरकार के सॉलिसिटर जनरल को क्यों नहीं मालूम था? जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि इसके अंदर मैं क्रीमी लेकर आऊंगा, तो क्या उन्होंने सरकार के लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा था? एक बात। दूसरी बात यह है कि सारा का सारा कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए वकील बनने की लिए जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई जज बनने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 341 में क्या है? वो केंद्र की सूची है, उसमें राज्य को तो कोई राइट है ही नहीं। जो सूची अनुसूचित जाति जनजाति की केंद्र सरकार बनाती है, उसके ऊपर निर्णय राज्य सरकार कैसे लेंगी? वो गैर संवैधानिक है। दूसरी बात, दलित कितना खुश है? दलित कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में ठगवा महसूस कर रहा है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कल आदिवासी दिवस था। इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी की बेटी है। उनके ट्विटर हैंडल से कहीं भी आदिवासियों को बधाई नहीं दी गई, क्योंकि इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। दूसरी बात, आरक्षण कोई सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा या किसी सिस्टम के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा दिया गया कोई उपहार नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो बाकायदा 3 गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी और बाबा साहब के बीच में हुआ एक पैक्ट है। आरक्षण अधिनियम 1935 है, जब ये देश आजाद नहीं हुआ था। और इस देश में चाहे कांग्रेस हो या हिंदू मुस्लिम लीग हो, बाकायदा जमीन के टुकड़े के लिए जब भारत की जनता लड़ रही थी, तब भारत के दलितों ने कहा कि हमको अलग जैसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, हमको कोई संवैधानिक अधिकार चाहिए, हमको संवैधानिक राइट चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मोदी जी को सुबह शाम आपने एक दिन पहले कैसे सेशन खत्म किया? अगर आपकी नीयत ठीक थी, आपके साथ चाहे आप ही की पार्टी के तमाम लोग जाकर के मिले, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए। देखिए जी, लेकिन कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल वो तो साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर का संदर्भ उच्चतम न्यायालय में जो दिया गया है वो टिप्पणी है, वो कोई फैसला तो नहीं है ना, वो एक बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। और उस पर ये बाहर भी साफ कर दिया गया कि हम कोई ऐसी व्यवस्था लाने नहीं जा रहे हैं, हम इस मामले को आश्वस्त कर रहे हैं इसे लेकर। और इसीलिए सवाल उठता है कि फिर इस मामले पर भ्रम कौन फैला रहा है? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी यहां पर सीधे सीधे जा रही हैं? मैं इस पर दीपक रंजन से सवाल लेना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीपक, ऐसा तो नहीं कि इस पर भी अब सिर्फ और सिर्फ राजनीति, भले यहां पर विपक्ष ये कह रहा हो कि सरकार की मंशा पर सवाल है, पर सरकार तो स्टैंड क्लियर कर रही है ना इस पे? देखिए शिरीन, आज आंकड़े बताते हैं कि अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहा था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट इन लोगों ने 10 साल में इन लोगों ने सिर्फ लाउडली स्पीक किया है, इनका कुछ एक्शन होते हुए कभी नहीं दिखा। अगर देखिए, अगर इनकी मंशा पे हमें इसलिए संदेह है, अगर इनकी मंशा बिल्कुल क्लियर थी तो इनको आरक्षण पे संशोधन विधेयक ला करके उसको निष्प्रभावी कर देना चाहिए था। आज की तारीख में जो इस पर लोग बोल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जो है, जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दलितों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए, जिस तरीके से दलितों के ऊपर जो है दलितों की हत्याएं हुई हैं, आज जो लोग बोल रहे हैं इस पर, ये लोग किसके साथ खड़े हैं ये दुनिया देख चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में उन लोगों ने किसका साथ दिया?
ये भी दुनिया देख चुकी है, ये भी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए वो लोग हमें ना बताएं। समाजवादी पार्टी देखिए सड़क से लेकर के सदन तक दलितों, शोषितों, वंचितों, अपने पीडीएफ परिवार की रक्षा के लिए सचेत जो है वो कटिबद्ध है, और हम इनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और देखिए रहा सवाल आज की तारीख में गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में। हम चाहते हैं एक विशेष सत्र ला करके इसको हम एक विशेष सत्र ला करके, क्योंकि कई मुद्दों पे विशेष सत्र लेकर गए, स्पेशल सेशन लेकर के आए हैं शरीफ जी, तो हम चाहते हैं अविलंब इस पे विशेश सत्र ला करके इसको जो है संशोधन, इसको खत्म करने का काम करें, आरक्षण पे संशोधन विधेयक ला करके उसको निष्प्रभावी करने का काम करें। हमने नहीं कहा, ये इन्हीं के सांसद, अभी गुरुप्रकाश जी ने कहा कि इनके सांसदों जाकर के मिले और उनके सांसदों ने, शरीन जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इससे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये हमने जाकर के नहीं किया, ये इनके सांसदों ने जाकर के कहा, जिस पर बैकफुट पर है आज भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मंशा बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे हमें संदेह है, और हमारे जितने भी दलित भाई, हमारे जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम तो बार बार शरीन जी, हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना कराने से पीछे क्यों भागते हैं? अरे भाई आप कास्ट सेंसस करा दीजिए, जो भी चीजें, सारी चीजें निकल करके बाहर आ जाएंगी। हमारी तो बार बार, हम तो लोहिया जी के से भी हम कहते जा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए अभी दलित समाज में भी बहुत ऐसे निर्बल, दुर्बल, नीचे तबके के लोग दबे हुए हैं। अगर जातिगत जनगणना आप करा देंगे, कास्ट सेंसस आप करा देंगे, तो सारी चीजें निकल करके बाहर आ जाएंगी। अब भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों जातिगत जनगणना कराने से पीछे हटती है? एक बात बताइए, इस मामले पर घेराबंदी तो आप लोगों की भी हो रही है। मायावती ने बहुत कड़े और साफ शब्दों में कहा है कि भाई जो लोग संविधान बचाने का झंडा बुलंद करते थे, ये नारा लेकर इलेक्शन में उतरे, वो अभी चुप क्यों हैं? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है अनमोल पवार, उनसे मेरा सवाल है। अनमोल जी, क्या वाकई आप लोगों के लिए भी सिर्फ और सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा और सियासत का ही मुद्दा था? जब बात अब निकलकर सामने आई है तो फिर इस पर चुप्पी क्यों है? देखिए शिरीन जी, हमारे लिए कोई ये चुनावी मुद्दा नहीं, केवल आम आदमी पार्टी सरकार ऐसी सरकार है जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा किया है। देश के, दिल्ली के गरीब परिवार का बच्चा भी आज सर्वश्रेष्ठ, शानदार, विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल कर रहा है। और जहां तक बीजेपी की मंशा का सवाल है, बीजेपी की मंशा तो पूरा देश जानता है। ना ये लोकतंत्र में भरोसा रखते, ना ये संविधान में भरोसा रखते, और ना ये बाबा साहेब अंबेडकर में भरोसा रखते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में तार तार किया है, ये पूरे देश ने देखा। इन्हीं के नेता, वो चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे इनके मेरठ के अरुण गोविल हो, सांसद इनके लोकसभा के, वो चुनावी रैलियों में कहते थे कि हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। दलितों और पिछड़ों की ये बात करते हैं। इन्होंने माननीय राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, इन्होंने माननीय राष्ट्रपति को संसद के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, केवल और केवल इसलिए क्योंकि इनकी जो नफरत है दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, वो आज पूरे देश को दिख रही है। और जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉट क्लास। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी जिससे मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, इट इज also commonly known that disparities and social discrimination which is highly prevalent in rural areas start diminishing when one travels to the urban and metropolitan areas। इस बात से मुझे लगता है कि पैनल पे सभी लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आज भी अनमोल पवार, सरकार की तरफ से भी तो यही कहा गया है ना, खुद चाहे कानून मंत्री हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो केंद्र मंत्री, उन्होंने भी यही कहा कि वो भी संविधान के प्रति प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं। क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में और उसी व्यवस्था को लागू रखा जाएगा, उन्होंने ये साफ कहा है। इस मामले पर उनकी तरफ से ये उन 100 सांसदों, दलित सांसदों को भी यही तो आश्वासन दिया गया है। मैं यही तो आपसे कह रही थी ना। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के पास आऊंगी, मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, मैं उनका जल्दी से मैं 10 सेकंड देखिए, मैं गुरु पासवान जी ने जैसे शुरू में कहा था, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इस सरकार के जो एक्शंस हैं वो स्पष्ट करते हैं कि संविधान में विश्वास नहीं रखते। ये चुनी हुई सरकार को ईडी और सीबीआई के माध्यम से गिराते हैं।
ये खरीद फरोख्त में ईडी और सीबीआई की बात हम आगे कभी कर लेंगे, वो फिर बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। गुरु प्रकाश जी इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं अपने जो हमारे दो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी इस पर जानना चाहती हूं कि वो क्या कहेंगे। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एक फैसला अलग है और उस मामले में ये टिप्पणी अलग तरीके से की गई थी सर, लेकिन ये मैसेज तो वही जा रहा है ना जो इस वक्त विपक्ष कह रहा है कि दरअसल सरकार की मंशा पर सवाल है। शिरीन जी, मुझे लगता है कि इससे क्लासिक एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कौआ कान ले गया, कान का पता नहीं, कौए के पीछे भाग गए, कौआ तो चला गया, देखा कान तो सलामत था। अरे भाई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई क्रीमी लेयर होना चाहिए? कहीं कोई निर्णय में नहीं है। निर्णय में सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन उसकी बात की गई है। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण उपवर्गीकरण होगा तो किसी और को कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल संभव नहीं। किसी ओबीसी किसी जनरल को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। सरकार मुझे लगता है थोड़ा दूध की जली छाछ भी फूक फूक कर पी रही। उसको लगा कि चूंकि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो इतना ज्यादा राहुल गांधी ने हल्ला फैला दिया था, झूठ अफवाह चला दिया, तो उनको लगा कि ये भी ना बैकफायर कर जाए। इसमें जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, तो बीआर गवई साहब ने कहा क्या है, उन्होंने कहा भाई कोई भी व्यक्ति जनरल डिब्बे में जब घुस जाता है तो बाहर वाले को अंदर नहीं आने देता है। क्यों? अकेले रहेगा, सो जाएगा, बैठ जाएगा, दूसरा आएगा ज्यादा धक्का मारेगा। तो बड़ा अच्छा उदाहरण, दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, एक आईएएस आईपीएस हो जाए और दूसरा गांव में है, एक ही जाति का, मान लीजिए कि वो जाटव है या कोई भी जाति का है, लेकिन अगर एक जाति समूह के लोगों को लाभ मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो आप उसको रोक लेंगे क्या? ये ठीक वैसा ही भ्रम है जैसे एक समय में इस देश के ब्राह्मण और राजपूतों को लगता था, ठाकुर ब्राह्मण को लगता था कि सारी राजनीति हम चलाते हैं, हम ही तय करेंगे किसको लाभ मिले किसको नहीं मिलेगा। ऐसा किनारे हुए कि आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना राजनीतिक सामाजिक अस्तित्व बचा भी है या नहीं बचा है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ठीक उसी तरह की है जैसे मंडल के दौर की थी। पत्थर ऊपर से लुढ़क चुका है, जो इसके रास्ते में आएगा वो उसके नीचे दबेगा। सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, न तो मोदी सरकार कुछ कर पाएगी, न दूसरी कोई सरकार। आरक्षण समाप्त करने की कोई योजना दूर दूर तक नहीं है, बेवजह केओस फैलाने की कोशिश हो रही है। प्रोफेसर बद्री नारायण, सवाल ये उठता है कि इस ऑब्जर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले ऑब्जर्वेशन पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जरूरत इस समय पर क्यों? और ये जो इसको सरकार की नीयत से जोड़कर देखा जा रहा है, सर आपको कहां तक सही लगता है ये? देखिए, एक तो ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फैसला है, बहुत ही रूपांतरकारी फैसला है। और बहुत सारी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं, सिर्फ 4-5 को हम लोग जानते हैं, 4-5 को विजिबिलिटी मिली है, शेयर मिला है। बिहार में 22 दलित जातियां हैं, 2-3 को विजिबिलिटी मिली है, शेयर मिला है। ऐसे हर राज्य का आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, माला माडिगा और ये सारे महार मातंग, और ये सारी लड़ाइयाँ सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट जो कम्युनिटी है वो लीड करती रही है कि सब क्लासिफिकेशन माडिगा ने वहाँ लीड किया। तो सवाल है कि आज उसके लिए बोलने वाले कोई दिखता ही नहीं है। सारे लोग ये कह रहे हैं भाई आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, वो सॉरी आरक्षण पर ये जो डिसीजन है ये आरक्षण खत्म करने के लिए है। यानी वो सब क्लासिफिकेशन के इशू पर क्या सहमत है कि नहीं? पहली बात तो ये है, ये एक नैतिक एथिकल सवाल है सभी के लिए, यानी मायावती जी के लिए भी है, चिराग पासवान के लिए भी है। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो जो बड़ी डोमिनेंट विजिबल जातियां हैं दलित में, उनकी जो राजनीति करने वाले नेता हैं वो बहुत खुल के अपने अपने इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं। मायावती जी खड़ी हैं, चिराग पासवान खड़े हैं, और इस तरह से। लेकिन और जो लोग हैं वो इन समुदायों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज डिफेंसिव हैं, चाहे वो जो भी है डिफेंसिव है। मुझे लगता है कि एक तो बहुत साफ है कि इसमें सब क्लासिफिकेशन का समर्थन होना चाहिए, और ये बाबा साहब के ही बातों में है। बाबा साहब ने बार बार कहा है कि अब पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, पेइंग बैक टू द ओन ब्रदर्स, अपने भाइयों के पास भी सुविधाओं को जाने दीजिए, ये जाने देना होगा, उनके सपने को पूरा करना है ये। दूसरी बात ये है कि जो क्रीमी लेयर का जो बीच में कन्फ्यूजन आ गया वो ठीक ही हर्षवर्धन जी ने कहा कि वो कोई विवाद, कोई निर्णय भी नहीं है। क्रीमी लेयर को आप छोड़ दीजिए, आप उसको नहीं भी करिए तो भी आपको सब क्लासिफिकेशन का समर्थन सभी को करना चाहिए। ये जो ग्रास रूट तक डेमोक्रेटिक जो अपॉर्चुनिटी के डिसेमिनेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है।
और ये सभी समुदायों में जरूरी है। इस पर तो कोई डिबेट होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि इन जातियों के लिए कौन बोलेगा जिनके अभी सब कहते हैं कि भाई इतने किस जाति के ओबीसी, किस जाति के कितने आईएएस हैं, कितने नेता हैं, इन जातियों के कितने ओबीसी, कितने आईएएस, कितने नेता हैं, कितने प्रोफेसर हैं। ये जो मैंने 55 जातियां उत्तर प्रदेश में गिनाई और बिहार में लगभग 18-19 जातियां हैं, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में लगभग 40-45 जातियां हैं। इनका तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इन तक भी तो पहुंचना पड़ेगा ना। ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहिए चाहे जो भी कहिए, इन सुविधाओं को पहुंचना पड़ेगा। कौन पहुंचाएगा? ये तो प्रश्न है ना। एक लाइन मेरा हमेशा से ऐतराज रहा है जब कोई कहता है कि बाबा साहब दलितों के नेता थे। एक तो पहली बात यह है कि वो राष्ट्र नायक थे, देश के नेता थे। दूसरा, उनके लिए बेहतर शब्द होगा वंचित को समाज की मुख्य धारा में, क्योंकि उस वक्त अगड़ों के पास सारा हिस्सा था, तो इसलिए बार बार लगता है कि वो सिर्फ दलितों की लड़ाई लड़ते। वो वंचितों के नेता थे, सही शब्द यही है। आज वो अगर होते तो आज जिसके पास कम होगा उसकी लड़ाई वो लड़ रहे होते। आज के नेता ये गलत तरीके से परिभाषित करते। मैं बार बार कहता हूं, उनको दलितों का नेता कह के आप गलत तरीके से एक खांचे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। शिरीन मायावती जी का जो बयान था, जो काफी सुना गया, मायावती बहुत एक प्रखर प्रवक्ता के रूप में उभरी, उसमें एक क्रीमी लेयर वाली बात वो ले आई। लेकिन वो सब क्लासिफिकेशन को कहीं भी समर्थन करते हुए नहीं दिखती है वो। तो प्रश्न है कि सब क्लासिफिकेशन का ये जो निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो एक रूपांतरकारी निर्णय है, उस पर ये क्या कह रहे हैं? सतीश जी शायद जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश मैं आपके पास आऊंगी कि विपक्ष देखिए ये कह रहा है कि आपके आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा, कि आप 100 दलित सांसदों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको आश्वस्त कर देते हैं। हवाई आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मायावती ने तो यहां तक मांग कर दी है कि आप विशेष सत्र बुलाइए और इसको लेकर जो कंफ्यूजन हो रहा है वो क्लियर कीजिए। बाकायदा कानून बनाने की मांग कर रही है वो। नहीं शिरीन जी, देखिए बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। अभी हर्षवर्धन जी के पॉइंट्स और बद्रीनारायण जी के पॉइंट्स बिल्कुल ही ऐसे सटीक विश्लेषण वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रिस्पॉन्स में देना चाहता हूं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप संविधान की बात करते हैं, आपके पार्टी का संविधान है, आपके पार्टी के संविधान से एक ही व्यक्ति शाश्वत अध्यक्ष बना रहेगा। ये कितना लोकतांत्रिक है? ये कितना सामाजिक न्याय के प्रति इसकी संवेदनशीलता में पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद है राज्यसभा में, कितने SC ST OBC हैं? मैं बताना चाहता हूं आपके शो पे, एक भी SC ST OBC राज्यसभा में आपके सांसद नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है आप। पंजाब में दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, दिल्ली में MCD के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, और यहाँ पे दलित और आदिवासियों के रहनुमा बनते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी शिरीन इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने SC ST को प्रमोशन में आरक्षण मिलता था उसका विरोध किया है। यहाँ बैठे हैं सब लोग, आप पूछ लीजिएगा एक बार। एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है भारत के राजनीतिक इतिहास में जिन्होंने आरक्षण जो मिलता था SC ST का विरोध किया। क्यों विरोध किया था पता है आपको? क्योंकि वे सह नहीं सकते इस बात को। एक दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बनती इतने बड़े प्रदेश की, उनको अपमानित करते हैं, उनको पानी पिला दिया था इन लोगों ने, और ये आज बात करते हैं पीडीए की। तो मुझे लगता है कि सच्चाई सबको मालूम है। आखिरी सतीश प्रकाश जी ने बिल्कुल कुछ सवाल खड़े किए थे और बहुत जायज सवाल खड़े किए थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कब कौन सा विषय आएगा सरकार तय करती है क्या? हम सब यहाँ जानकार लोग बैठे हैं, हम सब यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं। शिरीन जी कल को आप कोई याचिका दायर कर दीजिए और आप ये उम्मीद रखिए कि सरकार को पता होगा कि शिरीन क्या याचिका दायर करने चाहती है। अरे क्रीमी लेयर का विषय पहली बार थोड़ी आया है। 2018 में एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करना था तो सरकार से पूछ के आया था क्या? लेकिन सरकार ने समय रहते हुए उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को न सिर्फ निरस्त किया, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट को और सशक्त करने का काम किया है। तो श्रीन हम पुनः बताना चाहते हैं कि किसी से हमें कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार के केंद्र में यदि कोई है तो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और दलित है। सर्टिफिकेट भले ही ना देना पड़े, लेकिन देखिए विपक्ष अगर कुछ पूछ रहा है सवाल तो उस पर आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज जो है ना, ये सही मैसेज है या गलत मैसेज है, जिस भी तरीके का मैसेज है वो जनता के बीच जाता है और उसके बाद वहां भ्रम वहां भी फैल रहा होगा। विरोध करने वाले आज आरक्षण को बचाने की, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। गुरु प्रकाश आपसे सवाल कर रहे हैं। दीपक रंजन। शिरीन जी मैं जवाब देना चाहूंगा एक बार। मैं अनमोल जी, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। पहले एक मिनट, समाजवादी पार्टी। शिरीन जी अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद आदरणीय जो है फूलन देवी जी क्या जन्म जयंती है, मैं उनको शत नमन करता हूं। अभी आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कहा कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही सबसे, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज हमारे सिद्धे नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अभी हर्षवर्धन जी ने बड़े विस्तार से बताया, कौवा कान ले गया, सारी चीजें बताई। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दौड़ करके गए, उनको क्यों कंफ्यूजन था? उनको किस बात का कंफ्यूजन था? आखिर क्यों गए वो अपने प्रधानमंत्री के पास?
जब सारी चीजें उनको क्लियर थी तो उनको नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के पास। किसकी बात आप कर और रहे हैं? देखिए किसकी बात कर रहे हैं? भाई जो सांसद लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने इसको लेकर के, आरक्षण को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के या उनकी टिप्पणी को लेकर के, उनको किस बात का कंफ्यूजन था? और हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो यही बात बार बार भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं, इनके कान पे क्यों नहीं रेंग रहा, ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा देते? अभी हमें पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने कहा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में SC ST की जाति बहुत कम है, बहुत सी ऐसी जातियां जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसी तरीके से बिहार में है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में है। और हमारी बात आप मत करो गुरु प्रकाश जी, आपके मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। हमने सामान्य सीट पे भी दलित वर्ग के आदमी को लाया और जिता करके दिखा दिया, और आप जो है मलाई जब रह गए, जता रहे हैं यहाँ पे। बहुत एहसान किया। तो तुमने आपने प्रभु श्री राम पे एहसान किया था, आपने मंदिर बनवा के, आपने मंदिर बनवा के एहसान किया, आपने मंदिर बनवा के एहसान किया। एहसान नहीं किया आपने। आराम से एक एक करके अपनी बात कीजिए दोनों। एहसान किया आपने, एहसान किया आपने, मंदिर बनवाने में एहसान किया, आप तय करेंगे क्या? यहाँ तय करेंगे। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, अरे आरक्षण का विरोध करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। गुरु प्रकाश जी, मैं देखिए आपको एक्सपोज कर दूंगा, मुझे मौका मैं आप दोनों, दीपक रंजन, गुरु प्रकाश जी प्लीज, आप दोनों से मैं कह रही हूँ, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। इस तरीके से इस गंभीर विषय पर चर्चा आप दोनों कैसे करेंगे, खुद बताइए एक एक करके जल्दी से। दीपक जी अपनी बात पूरी करिए। इन्होंने एहसान किया प्रभु श्री राम के ऊपर, नहीं हर जगह मंदिर चर्चा को इस ट्रैक पे रहने दीजिए। आरक्षण पर हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं, इसको मंदिर मस्जिद पर मत लेकर जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दीपक जल्दी से अपनी बात कीजिए। और हमने अगर एलिजिबिलिटी को अगर हमने वेटेज दिया, अगर हमने एलिजिबिलिटी की नेता की जांच में एलिजिबिलिटी है, अरे आप कैसा बोल रहे हो? बस ठीक है, ओके चलिए, मैं गुरु प्रकाश जी का जवाब लूं उससे पहले अनमोल, आपसे भी सवाल गुरु प्रकाश ने किया था कि आप लोग संविधान और आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, आप लोग बताइए कि दलितों के लिए आप लोगों की पार्टी में कितनी जगह है? ठीक है दीपक रंजन, मैं आपसे नहीं, अब मेरा सवाल यहाँ पर अनमोल पवार जी से। मुझे किस लिए बैठाया था भाई? आ रही हूँ सतीश जी, धैर्य रखिए, 1 मिनट आ रही हूँ। सुनिए आ रही हूँ सतीश जी, 1 मिनट। अरे 1 मिनट आ रही हूँ, सुनिए, आ रही हूँ सतीश जी। चर्चा आरक्षण पे है ना? बिल्कुल आरक्षण पर ही चर्चा है, उसी पे बात करो। 1 मिनट बात करो ना, 1 मिनट सतीश जी, बात कर रहे हो। अनमोल पवार, अजीब बात। शिरीन जी, शायद गुरु प्रकाश जी जो हैं वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार केवल एक ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों को संविधान पढ़ाती है। हमारे स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, ये बताएं और किसी राज्य में जो बीजेपी द्वारा शासित हो, क्या ये संविधान पढ़ाते हैं या नहीं? जो खुद संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। दूसरी चीज, हमने इस लोकसभा चुनाव में भी ईस्ट दिल्ली की जनरल सीट से हमारे बड़े भाई कुलदीप कुमार को टिकट दिया, जो SC ST समाज से आते हैं। ये बताएं, लोकसभा में इन्होंने किसी एक भी सीट से किसी दलित व्यक्ति को जनरल सीट से टिकट दिया हो तो? हमारी दिल्ली विधानसभा में हमारी स्पीकर जो हैं वो SC ST कम्युनिटी से आती हैं, राखी बिड़लान जी, और 12 ऐसे लोग हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, हमारे फॉर्मर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के सपने को पूरा किया। उनका सपना था कि अगर दलितों को, आदिवासियों को, शोषितों को बेहतर शिक्षा दे दी जाए, विश्व स्तरीय शिक्षा दे दी जाए, तो समाज कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि दिल्ली में 25% बजट का 16,396 करोड़ केवल शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। मैं गुरु प्रकाश जी को चैलेंज करता हूं, बताइए अन्य कोई ऐसा राज्य जहां पे आपने 25% अपने बजट का। ठीक है, बीजेपी ये कह रही है कि इसमें हम नहीं भ्रम फैला रहे हैं, इसमें जो सवाल खड़े कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर, भ्रम दरअसल वो फैला रहे हैं, उनका सीधा ये कहना है। देखिए, आपने हर पॉलिटिकल पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे बात की, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल के ऊपर चर्चा करते रहे। प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल अब यहाँ है ही नहीं, चर्चा का विषय ये नहीं है। आप सुनिए ना, देखो, दलित जो है वो भारत का पॉलिटिकल अनटचेबल है। सरकार से भी उस नफरत करती है, विपक्ष भी नफरत करता है। आम आदमी पार्टी का भी वही व्यवहार है वो जो कांग्रेस का है। जब पंजाब की यही सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है,
कहीं ना कहीं उसके वकील क्या बचाव कर रहे थे, ये आम आदमी पार्टी बताए। यहां शिक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। दूसरी बात, मैं हर्षवर्धन जी को एक बात बताना चाहता हूं कि 100 बिल्ली 100 चूहे खा करके हज की तरफ चली। ब्राह्मण बड़ा मानवतावादी होता है, अगर वो किसी को जहर भी दे तो उसको मीठा लगा करके देता है ताकि मरते वक्त उसको मीठा महसूस हो। सुनिए मेरी बात को, सुनिए कैबिनेट की गाड़ी में जो बैठे हैं 80% है ना, वो कौन बैठे हैं? ब्राह्मण बैठे हैं ना। उनको दलित की याद आई, उनको गरीबों की याद आई, उनको आदिवासी की याद आई, उनको वाल्मीकि की याद आई, उनको कोरी की याद आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि इस देश का दलित आगे कैसे बढ़ा? इस देश का दलित, देखिए, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये दलितों को अधिकार मिला है। अगर ये अधिकार उसका कोई भी छीनेगा, चाहे विपक्ष छीने चाहे सरकार छीने, तो वही है ना कि इस देश का दलित कहीं ना कहीं संघर्ष करेगा। उसने सुनिए दूसरी तरफ आपने कहा कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा है, तो कौन रोक रहा है? आप उसका जवाब दीजिए ना। अरे आप सुनिए ना, सुनिए। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती, इस देश का एक जातीय समूह है वो आगे हो जाए। 22% एक समूह है ना। अगर रोहित मुमल्ला की हत्या होती है तो उत्तर भारत का कोई दूसरा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का हिस्सा है वो उसकी हत्या के ऊपर सवाल कैसा खड़ा करेगा? आप छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहते हैं ना। देखिए सुनिए, मेरा कहना यह है कि सरकार से ये निवेदन है कि वो इस देश के दलितों को मजबूर ना करे कि वो आंदोलन करें, वरना दलितों ने इस देश में जो भी पाया है वो उसके संघर्षों का परिचय है, वो उसको आंदोलन। बयान को और मैं क्या कहूं, देखिए सतीश प्रकाश जी, बद्रीनारायण, अरे राहुल गांधी, देखिए मैं ये कहना चाहता था शिरीन, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भ्रम, सचमुच ये भ्रम वो लोग फैला रहे हैं जो लोग इसके खिलाफ एक मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। दलित सारे दलित, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी कहता है कि दलित इज ए हेटेरोजेनियस कम्युनिटी। आपको उस हेटेरोजेनिटी को स्वीकारना होगा, नहीं स्वीकारेंगे तो आप अपने ही भाइयों तक उस संस्कृति नहीं जाने देंगे।